बट आज है 18 फरवरी 2024, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं एक्सेल फिजिक्स का। कल की क्लास के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो बिल्कुल एंड में थोड़ा सा रह गया था। और क्वेश्चन बेटा ये चल रहा था कल की क्लास में कि एक सोलर पैनल के जरिए हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। 380 पैनल्स लगे हुए, और 380 पैनल से जो करंट आ रहा है वो 0.45 है, और ईच सेल का वोल्टेज 5.5 वोल्ट है। तो अगर हम बात करें बेटा इनपुट पावर की, तो बेटा पावर होती है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। तो करंट ये रहा, वोल्टेज ये रहा, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, तो करंट 0.45, वोल्टेज 5.5। तो ये पावर होगी एक सोलर पैनल के लिए। 380 सोलर पैनल्स हैं, तो इट इज इक्वल टू 380। राइट साइड पे आउटपुट पावर जो है और 100% एफिशिएंट है, इसीलिए हम इसको इनपुट इक्वल टू आउटपुट ले रहे हैं। तो पावर होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम को बेटा मैं इधर लेकर आ गया, मैंने सब्जेक्ट बना लिया, और जो नंबर यहाँ लिखे थे उनको डिनोमिनेटर में ले गया। 0.45, 5.5, 380, और ऊपर आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है 12। 12 के बाद लिखा हुआ है किलो। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है जनाब, 12 किलो, 1000। आर, आर को ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि हमने जो आंसर कैलकुलेट करना है वो आंसर हमें आर्स में ही चाहिए, तो इसलिए हम आर को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लिखी है, सॉरी पावर लिखी है 12 into 1000। 12 into 1000 ये एनर्जी बन गई है। सही है जनाब। आर्स को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो ये आर्स में एनर्जी है। इट इज एनर्जी इन आर्स। अच्छा, अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे। तो अब्दुल्ला कल कितने आर्स आ गए थे बेटा बताइएगा। अब्दुल्ला कितने आर्स आ गए थे बताइएगा। नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा जी। 12.8 आर्स आ गए। ठीक है जनाब, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल का रिमेनिंग क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर बहुत आसान सा मुझे लग रहा है तो शायद हम पूरा ना करें। एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, और मोटर है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कर रही है। जब लिफ्ट कर रही है तो ये उसका मास है, ये इसकी हाइट है। ठीक है जनाब, और ये इसका टाइम है। तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर यहाँ पर mgh, mgh डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बन जाएगी पावर। तो ये आउटपुट पावर का कोई नंबर आ जाएगा जो मैं सॉल्व नहीं करा रहा। अच्छा बेटा, इसको इनपुट कितना कर रहे हैं? तो इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो ये भी पावर आ जाएगी। इन दोनों का रेशो निकालोगे तो वो रेशो आपको दे देगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर जो रिजल्ट आए डिवाइडेड बाय इनपुट पावर जो ऊपर का रिजल्ट आए। एफिशिएंसी बेटा खुद से निकाल लें क्योंकि सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे लगता है कि हमें आराम से सवाल करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में ग्राफ भी रीड करना है, तो ज़रा ग्राफ को भी अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। ग्राफ बेटा ये बताता है कि एक हीटर है। इस सर्किट में देखिए बेटा, एक हीटर है और इसके साथ एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। थर्मिस्टर लगा हुआ है। ठीक है जनाब, कह रहे हैं ये जो थर्मिस्टर है, इस थर्मिस्टर का एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है। थर्मिस्टर का ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है। ये ग्राफ दिया हुआ है और साफ नजर आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है,
कह रहे हैं जनाब जब टेम्परेचर बिलो 20 पर पहुंचता है या 20 पर पहुंचता है, तो जरा देखिएगा जब टेम्परेचर 20 होगा, ये ग्राफ दिया हुआ है इसलिए इससे हम वैल्यू पिक करेंगे। जब टेम्परेचर 20 होगा तो 20 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपने रीड करनी है। क्या टेम्परेचर की रीडिंग है? तो देखिएगा ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8। इसको पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये 0.9 है, 0.8 है, तो ये 0.7 होगा। फिर मैंने नीचे से पढ़ने में कोई गलती की होगी। 1 2 3 4 5, 0.1, 0.1, 0.2। अच्छा अच्छा, ये 0.2 है। 0.1 बेटा ये रहा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ठीक है जी, ये 0.7 है। 0.7 किलो ओम है। 0.7 किलो ओम है रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। इस ग्राफ में से मैंने सिर्फ आपको रेजिस्टेंस पढ़ना सिखाई है कि रेजिस्टेंस आ रही है 0.7 ओम। रेजिस्टेंस आ रही है 0.7 ओम। ठीक है बेटा, थर्मिस्टर का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ को सामने रखकर आपने हमने 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस निकाली। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये जो फिक्स्ड रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इस फिक्स्ड रेजिस्टर में से किसी एक का नाम R1 रख लें, किसी एक का नाम R2 रख लें। तो हमने ये वाला R2 कैलकुलेट करना है। अब ये वाला R2 कैसे कैलकुलेट करें? तो कैलकुलेट करने के लिए ये बताइए कि इस क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है हीटर का सर्किट उस वक्त स्विच ऑन होता है जब PD 5.5 पर आ जाए। ठीक है जनाब, हीटर जब चलेगा, हीटर जब चलेगा तब हीटर का टेम्परेचर 5.5 पर आ जाए। तो हीटर का पीडी 5.5 पर आ जाए, तो हीटर के पीडी को मैंने लिख दिया 5.5 वोल्ट। तो अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना सिखाया है कि आपको थर्मिस्टर का एक ग्राफ गिवन था। 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने बाय ग्राफ उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। हीटर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में गिवन है कि जब हीटर का वोल्टेज 5.5 पर आएगा तो वो वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये पूरा डाटा गिवन है। अब जब ये पूरा डाटा गिवन हो गया और R2 कैलकुलेट करना है, तो अब आप जरा याद कीजिए IGCSE में ही, अब्दुल्ला आप याद कीजिए, हमने एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया होता है पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला ये होता है कि अगर दो रेजिस्टर, तीन रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों, तो जब रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए होते हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और जब ये वोल्टेज डिवाइड होता है तो अगर मुझे R2 की वर्किंग करनी हो, R2 का वोल्टेज निकालना हो, तो ऊपर R2 लिखूंगा, नीचे R1 प्लस R2 लिखूंगा। यहाँ पे टोटल वोल्टेज होगा, यहाँ मुझे R2 का कॉरिस्पॉन्डिंग वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ R2 लिखूंगा तो R2 का वोल्टेज आ जाएगा। अगर यहाँ R1 लिखूंगा तो यहाँ R1 का वोल्टेज आ जाएगा। तो जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसका कॉरिस्पॉन्डिंग वोल्टेज आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए ऐसी ही सिचुएशन है। V2 सर, V2 5.5 वोल्ट है, V2 5.5 वोल्ट है, इज इक्वल टू R2। जहां लिखा हुआ है R2, R2 हमने कैलकुलेट करना है जिसको मैं X भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय R1। सर R1 0.7 है, R2 कैलकुलेट करना है, टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है। सॉल्व करोगे तो X का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैं R1 का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो R1 के लिए अब्दुल्ला 9 में से 5.5 को माइनस कराएं। 9 माइनस 5.5 कराएं, कितना आ रहा है? 3.5। ठीक है जी। अब आप चाहे ना तो थर्मिस्टर के लिए फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? थर्मिस्टर का वोल्टेज 3.5, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस R1, R1 हमें पता है 0.7 है, 0.7 है, R1 0.7, R2 कैलकुलेट करना है,
टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट। तो ये मैंने ऐसी बिला बिला और करके किया है कि अगर आप चाहें तो इसको R1 का फार्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं और R2 का फार्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दोनों फॉर्मूलाज में सेम रेजिस्टेंस आएगी। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। आईजीसीएसई में पढ़ा हुआ है आपने, कोई नई बात नहीं है। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कब लगाते हैं, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। जकी बेटा अगर आप हमें रिप्लाई कर सके तो बेटा जकी जरा रिप्लाई कीजिएगा, पहले माइक्रोफोन खोल लीजिए। मेरा सवाल ये है, पोटेंशियल डिवाइडर किसे बोलते हैं? आंसर सर, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो इट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी दोनों में डिवाइड हो जाता है, टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी दोनों में डिवाइड हो जाता है। और उस डिवाइड होने का रेशो फॉर्मूला आपने सर हमें बताया है। आप बेटा जकी हमें बताइए, व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला? जकी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनमें जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस डिवाइड होगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉ कर लेगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो कम वोल्टेज ड्रॉ करेगा, और वोल्टेज उनकी रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है जी। आज अभी इसके और सवाल आपको मिलेंगे इसी शीट में, तो और ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, सीक्वेंस से चल रहे हैं क्योंकि ये शीट हमारी खत्म पर है। 13 हम पहले करा चुके हैं आपको, और क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, 17 मैंने नहीं कराया था। जरा 17 देखिएगा। सर 17 में कह रहे हैं कि एक एल डी आर लगा हुआ है और एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, दोनों को सीरीज में लगाया हुआ है। सवाल है, मुझे चाहिए हाईएस्ट कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगी? तो जरा सुनिए, एल डी आर को अगर आप डार्क रूम में रख दोगे, एलडीआर को डार्क रूम में रख दोगे तो लाइट की इंटेंसिटी लो, तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। और थर्मिस्टर को कोल्ड रूम में रख दोगे तो टेम्परेचर लो, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। तो अगर आप डार्क और कोल्ड रूम में रख दें तो डार्कनेस की वजह से एलडीआर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम, यानी यूं समझ ले तो ज्यादा अच्छा होगा कि एलडीआर की रेजिस्टेंस लाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डार्क रूम होता है तो लाइट लो, रेजिस्टेंस हाई। जब कोल्ड रूम होता है तो टेम्परेचर लो, रेजिस्टेंस हाई। तो इन दोनों बातों को ऑप्शन ए फेवर करता है। ये सवाल मैं आपको लास्ट शीट में करा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं लास्ट शीट में करा चुका हूँ, तो इसलिए इनको इग्नोर कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अलबत्ता क्वेश्चन 22 मैंने नहीं कराया था, क्वेश्चन 22 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 22 क्या है तो जरा सुनिए। कह रहे जनाब, दो रेजिस्टर है, एक फिक्स्ड रेजिस्टर है और एक थर्मिस्टर है, और क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी 6 वोल्ट की है, बैटरी 6 वोल्ट की है। ठीक है जनाब, ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन है, बताइए अगर सीरीज में रेजिस्टर हो तो ऑब्वियसली दोनों का करंट सेम होता है, दोनों का करंट सेम होता है। तो मैंने दोनों का करंट सेम रखते हुए, दोनों का करंट सेम रखते हुए, काम की बात ये है, दोनों में करंट सेम रखते हुए कोई ऐसा नंबर इस ग्राफ में सर्च करना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब्दुल्ला, इस वाले क्वेश्चन को जब मैं पहले करा रहा था कैम्ब्रिज बोर्ड में भी ये सवाल ऐसे ही पढ़ा हुआ है, तो पहले मैं भी ना फार्मूला लगाने बैठ गया। और जब मैं फार्मूलाज लगा रहा तो किसी फार्मूला लगाने से सवाल सॉल्व ही नहीं होता। बाजों का सवाल ऐसा होता है जिसके ना फार्मूला नहीं लगता, बल्कि उर्दू में हम कहते हैं अंधी मारना, और इंग्लिश में हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। तो कुछ ट्राइयां मार के देखते हैं कि उस ट्राई में से कोई आंसर मिल जाए। और ट्राई क्या होती है सर? ट्राई ये होगी कि दोनों का वोल्टेज का सम इट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी रेजिस्टर का वोल्टेज और थर्मिस्टर का वोल्टेज, दोनों के वोल्टेज का सम इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है जनाब। तो जरा देखिएगा, मैं ट्राई मार रहा हूँ, मुझे आंसर पहले पता है लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे मुझे आंसर नहीं पता। तो जरा सुनिए, मैंने करंट लिया 1.5। जब मैंने करंट 1.5 लिया तो रेजिस्टर का वोल्टेज आया 6
और थर्मिस्टर का वोल्टेज आया 7। 6 + 7 इट इज इक्वल टू 13। तो ये फेल हो गया क्योंकि मुझे आंसर 6 चाहिए, फेल हो गया। इधर आ जाए सर, फिक्स रजिस्टर का वोल्टेज 4 और इसका वोल्टेज तकरीबन 6, दोनों का टोटल 10 वोल्ट। फेल हो गया, मुझे 6 चाहिए, मुझे 6 चाहिए, फेल हो गया। अच्छा जी, इस पर आ जाइए सर। फिक्स रजिस्टर का वोल्टेज 2 और थर्मिस्टर का वोल्टेज 4, तो 2 + 4 = 6। यानी हमने ग्राफ में वोल्टेज ऐसा ढूंढना है कि उनको सम करूं तो रिजल्ट 6 आ जाए। और ऐसा कब हो रहा है सर? जब करंट 0.5 एम्पियर होगा, तो 0.5 एम्पियर के करंट पर 0.5 एम्पियर के करंट पर जो वोल्टेजेस है दोनों फिक्स रेजिस्टर और थर्मिस्टर के, उन दोनों का सम इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इट इज ए। अब्दुल्ला भाई, ये वाली बात समझ में आई आपको? अब्दुल्ला, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, और मैं फार्मूले लगा के एक दफा फंस चुका हूँ, इसलिए मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि सवाल को जब हम लोग कर रहे होते हैं पहले फार्मूले लगाने में कोई फार्मूला नहीं लगेगा। आप एक हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ये क्वेश्चन 23 हम कर चुके हैं, जब ग्राफ की बात कर रहे थे ये भी आपको मैं करा चुका हूँ। अच्छा जी, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन हमारे हुए हैं। अच्छा जी, अब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड मेटल फिलामेंट bulb by referring mean drift velocity of electron. Explain what happens to the current. What happens to the current in the metal filament और टेम्परेचर इंक्रीज। काम की बात है टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है जी। अच्छा आप जरा सुनिए, एक बात तो यार हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बात हो रही हो फिलामेंट लैम्प की, मेटल फिलामेंट की, तो सर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो पक्की बात है सर करंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जनाब। अरे सर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है? तो वो भी हम कई दफा आपको पढ़ा चुके हैं कि हम जो मेटल वायर होता है, उस मेटल वायर में एटम्स की क्रिस्टलाइन लैटिक्स होती है। लैटिक्स को आसान अल्फाज में समझ लें कि जिस तरह किसी बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होते हैं, तो इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी एटम्स की लैटिक्स होती है, फ्लोर्स की तरह। और जब टेम्परेचर हाई होता है तो उन लैटिक्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और जब लैटिक्स की वाइब्रेशन बढ़ती है तो उनके दरमियान से करंट का गुजरना मुश्किल हो जाता है, और हम कहते हैं जनाब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये तो पुरानी बात है। इस क्वेश्चन में एक नया लफ्ज आ गया है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने कल पढ़ाई भी है, मैं जकी को चेक करूंगा। जकी भाई जरा याद कीजिए सिर्फ इतनी सी बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल जब मैंने पढ़ाई तो उसका मैंने एक नया फॉर्मूला यूज किया जो आईजीसीएसई में नहीं था। सिर्फ फार्मूला मुझे याद दिला दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या था जकी? मैंने यूं पढ़ाया था, आई एम ने वी। ठीक है बेटा, मैंने यूं पढ़ाया था, आई एम नेवी। ठीक है जी। और जब आई एम नेवी की मैंने बात की, तो इस आई एम नेवी में ये जो वी है ना, दिस वी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रेफर करते हुए आपने कहानी सुनानी है कि टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से व्हाट हैपन्स टू द करंट, करंट में क्या फर्क आता है। तो गौर से सुनिएगा सर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, आप जरा कहानी सुनिएगा सर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो हमने बात करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं यूं कहूंगा सर, टेम्परेचर बढ़ने से जो क्रिस्टलाइन लैटिक्स होती है ना, उन क्रिस्टलाइन लैटिक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। बताइए बेटा, वाइब्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है जनाब, सर सीक्वेंस बनाइएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से लैटिक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होती है। सर वाइब्रेशन इंक्रीज होने से जो रेजिस्टेंस होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, चार्ज का फ्लो, उसे अब अपोजिशन ज्यादा मिलने लगती है। और अब अपोजिशन ज्यादा मिलेगी ना, तो चार्ज के फ्लो की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल आपको आसान करके समझाना चाह रहा हूँ, आप किसी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड को मैंने कह दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रोड पर ट्रैफिक कम है,
रेजिस्टेंस कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। और अगर किसी जगह ट्रैफिक ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। बताइए अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो गाड़ी तेज भागेगी या स्लो चलाना पड़ेगी? सर अब गाड़ी स्लो हो जाएगी। तो करंट के साथ भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही होता है। टेम्परेचर इंक्रीज तो लैटिक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज, वाइब्रेशन इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज से चार्ज के फ्लो की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिक्रीज होना करंट को डिक्रीज करा देता है। तो आज के इस सवाल में इस चीज को ऐड करवा रहा हूं, वरना इससे पहले मैं ऊपर वाली सीक्वेंस आपको ये याद करवाता था, ऊपर वाली सीक्वेंस से बात समझाता था। आज मैं सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करने के बाद अब्दुल्ला आपसे सुनूंगा। अब्दुल्ला गौर से सुनिएगा। सर टेम्परेचर इंक्रीज तो वायर के लैटिक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज, जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज। वजह सर कोलिजन बढ़ जाएगा भाई। जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन, रेजिस्टेंस मतलब कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से बोलूंगा रेजिस्टेंस बढ़ गई। रेजिस्टेंस बढ़ने से चार्ज पार्टिकल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के भागने की वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जब वेलोसिटी कम होगी तो इस फार्मूले का रेफरेंस दे के बोलेंगे भाई करंट कम हो जाएगा। अब्दुल्ला समझाइए हमें क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। सही। हाँ सही सही सही। और लेटेक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होने के बाद अगर हो सके ना, तो हमने ये भी बढ़ा देना चाहिए था, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कि पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के भागने का कोलिजन बढ़ जाता है। अब जरा देखिए, मैंने यहाँ पे उसी मार्किंग स्कीम को बेटा कॉपी पेस्ट कर मारा है, ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लैटिक्स वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इंक्रीज, एम्पलीट्यूड समझते हो, जितनी जगह में वाइब्रेशन हो रही होती है, उससे क्या होता है सर? कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। लैटिक्स की वाइब्रेशन बढ़ने पर कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। सर कोलिजन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भाई जकी भाई आपको याद कर लेना चाहिए। और मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको भी ये फार्मूला याद कर लेना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कल पहली दफा मैंने सुनाया है। ये अलग बात है कि आपके कोर्स में अभी तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने एक ही सवाल कराया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आई एम नेवी, आई एम नेवी। और इसकी वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। वी डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अलबत्ता कल की क्लास में जब मैंने आई एम नेवी कराया, तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा अब्दुल्ला आपसे, क्योंकि आप कल की क्लास में साइलेंट तो थे। अब्दुल्ला यार, इस एन का नाम मैंने कल क्या पढ़ाया था? हाँ, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है बेटा, ये याद कर लीजिएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। या इसी के आसपास और भी कुछ लोग नाम लिखते हैं। अब्दुल्ला ये ई क्या चीज था? एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज? क्योंकि अभी ये ज्यादा यूज नहीं हुआ अब्दुल्ला, मैं इसलिए मानता हूँ अभी याद भी नहीं हुआ होगा आपको। तो जहन में रखिएगा, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, वी वेलोसिटी, एन नंबर डेंसिटी। आई और ए पुरानी टर्म्स है, आई का मतलब करंट है और ए का मतलब एरिया यानी थिकनेस है। ठीक है जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा पक्की कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक अभी आगे और आएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद और आगे चलिए, तो ये सवाल भी मेरे ख्याल में हम कल कर चुके हैं कि एल डी आर पर जब लाइट की ब्राइटनेस को हम इंक्रीज करते हैं, तो जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से हमने आपको रटवाया है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। लाइट तेज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। रीजन भी बताइए, रीजन दोबारा बता देता हूँ। सर लाइट पड़ेगी ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप टॉपिक हमने पढ़े हुए। सर लाइट इंसिडेंट होगी तो उस लाइट के फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होकर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है आकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने लगे। और जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे तो हम कहेंगे नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गई है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गई है। तो करंट बढ़ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और करंट बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल है कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस अफेक्ट होती है, और ये रेजिस्टेंस अफेक्ट होना, इसको एक्सप्लेन करें।
तो ये तो खैर बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसको मैं लंबी नहीं कर रहा। सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, लैटिक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब ये भी ऊपर पढ़ के आए, लैटिक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो कोलिशन इंक्रीज हो जाएगी, कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। और इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लफ्ज यूज नहीं करा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिहाज से बात करें, इसलिए हमने वो गायब कर दिया। लेकिन आप चाहें तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लफ्ज भी डाल दें, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस जैसा क्वेश्चन अभी अभी तो मैं ऊपर करके आया हूँ। इस क्वेश्चन में कोई नई बात है जी? इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, सवाल वही वाला देखिए, वही क्वेश्चन है जो अभी अभी ऊपर करके आए हम, थर्मिस्टर और हीटर और पोटेंशियल डिवाइडर वाला। क्वेश्चन ये है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। सवाल है वाई, ठीक है जनाब, वाई। और किस रेफरेंस से बात करनी है? सर चार्ज कैरियर के लिहाज से बात करनी है। तो जरा अगेन वही वाली कहानी दोबारा सुने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनाई है। क्या? सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो वायर के इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। एलडीआर में लाइट एब्जॉर्ब करते, थर्मिस्टर में थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ा लेते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ा लेते हैं। एलडीआर में लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होकर नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है, और थर्मिस्टर में थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होने से जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि करंट बढ़ जाता है। और जब करंट बढ़ जाता है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस लो हो गई है, ठीक है जनाब। और इस दफा ये टर्म गायब कर देंगे, डिस्पाइट द इंक्रीजिंग लैटिक्स वाइब्रेशन, इसको गायब कर दीजिएगा, वरना फिर ये कंट्राडिक्ट करेगी उस वाली बात से कि सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्रिस्टलाइन लैटिक्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, उससे तो सर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाली बात हमें गायब कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी मर्जी की बात स्टेट करनी चाहिए। और यहाँ जो इन्होंने लिखा है डिस्पाइट, इसके बावजूद, तो ये भी आप चाहें तो लिख दें, वरना मेरा ख्याल है इसको गायब कर देना चाहिए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 31। इसी टाइप का बार बार सवाल आ रहा है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। मोटर है जो किसी ब्लॉक को नीचे से ऊपर उठा रही है, तो ये हमारे लिए आउटपुट होगा mgh, आउटपुट होगा mgh। तो याद रखिएगा, आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ठीक। और अगर बात हो रही हो पावर की, पावर की, तो ये आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी है। एक नई बात सुनिएगा जो शायद आपके लिए नई हो, कि आउटपुट पोटेंशियल पावर, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है ऊपर जो नॉर्मल फार्मूला है, आउटपुट पोटेंशियल पावर, सर पावर में ना टाइम से डिवाइड कर देते, और जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हाइट अपॉन टाइम, सर ये जो हाइट अपॉन टाइम है ना, ये वेलोसिटी बन जाता है। तो शायद आपको याद हो कि पावर का एक फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आप देखें तो ये फोर्स है, वेट फोर्स है, और वी वेलोसिटी है। तो याद कराना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, पोटेंशियल पावर mgv होती है, पोटेंशियल पावर mgv होती है। तो आउटपुट के लिए जरा जल्दी से बेटा देखिए, सवाल आसान सा है, मास 0.05, जी 9.8, वेलोसिटी 0.4, ये आउटपुट आ जाएगा। इनपुट पावर, सर इनपुट पावर करंट इनटू वोल्टेज, करंट 85 मिली एम्पियर, वोल्टेज 3, मल्टीप्लाई करोगे इनपुट पावर आ जाएगा। तो एक आउटपुट पावर एक इनपुट पावर, दोनों का रेशो इट विल बी एफिशिएंसी, दोनों का रेशो इट विल बी एफिशिएंसी। हाय हाय, क्वेश्चन नंबर 32 काफी तंग कर देने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 32 इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है, और लेकिन ये क्वेश्चन इस लिहाज से बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा कि डेली लाइफ में जब कभी हम मोबाइल का चार्जर खरीदते हैं, तो चार्जर खरीदते वक्त जो हमें दुकानदार चार्जर जबरदस्ती बेचने की कोशिश करता है, तो उसकी अच्छाइयाँ बयान करके बोल देता है बस आप ये ले जाएं, बड़ा अच्छा चार्जर है। ये आज आपको सिखाना चाह रहे हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कि कौन सा मोबाइल चार्जर आपके लिए अच्छा होगा और कौन सा मोबाइल चार्जर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जरा सुनिएगा, सवाल ये है कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है,
उस मोबाइल फोन में जो बैटरी लगी हुई है उसकी स्पेसिफिकेशन कंपनी ने मुझे ये लिख के दी है कि इसको 3.82 वोल्टेज चाहिए और इसको 6.91 एनर्जी चाहिए। ठीक है जनाब। तो ये मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो जरा इस सवाल को बारी बारी लेके चले। मैंने लिखा रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल फोन बैटरी। मोबाइल फोन बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? सर हमें उन्होंने वोल्टेज दे दिया है, उन्होंने हमें एनर्जी दे दी है। कोई ऐसा फार्मूला सोचेंगे जिसमें वोल्टेज और एनर्जी आपस में कनेक्ट होती हो? तो आप कहेंगे सर वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को वहां ले जाए और चार्ज को वहां ले जाके वोल्टेज को इधर लेकर आ जाए। तो सर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोबाइल की बैटरी को कितना चार्ज रिक्वायर है। मोबाइल की बैटरी को कितना चार्ज रिक्वायर है। तो रिक्वायरमेंट होगी, ऊपर लिखोगे एनर्जी और नीचे आएगा वोल्टेज। जब भी उसने हमें एनर्जी और वोल्टेज दिया हुआ है, मोबाइल फोन की बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, मोबाइल फोन की बैटरी की एनर्जी दी हुई है, एनर्जी और वोल्टेज से मैं मोबाइल सेट का चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मोबाइल फोन को चार्ज की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो बेटा एनर्जी लिखना। एनर्जी बेटा मैंने लिखी 6.91 आवर्स है। 3600 भी लिख दिया ताकि मुझे पर सेकंड में वैल्यू पता चल जाए। डिवाइडेड बाय वोल्टेज, सर वोल्टेज है 3.82। ठीक है जनाब। अब जरा इस वाली बात को भी देखिएगा क्योंकि कल वाले सवाल में भी, सोलर पैनल वाले सवाल में भी हमें ये कंफ्यूजन नजर आ रही थी कि याद रखिएगा अगर कैलकुलेशन सेकंड में करनी है तो 3600 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और अगर कैलकुलेशन आर में ही रखनी है जैसा कि सोलर पैनल वाला सवाल था उसमें आर में ही आंसर चाहिए था तो आर को आर में ही छोड़ दूंगा। बट इन दिस क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट चार्ज पर सेकेंड, so I have replaced 1 hour by 3600 second. So if you calculate requirement of charge, कोई बच्चा मुझे हेल्प करे बेटा, अब्दुल्ला बताना यार कितना चार्ज रिक्वायर है इस मोबाइल सेट की बैटरी को, मोबाइल फोन की बैटरी को कितना चार्ज रिक्वायर है? 651। ठीक है जनाब, इतना कूलम चार्ज बैटरी को चाहिए। ठीक है जनाब, इतना कूलम चार्ज बैटरी को चाहिए अपने आप को फुली चार्ज करने के लिए। ठीक है जनाब, इतना उसको चार्ज चाहिए। सही। अच्छा, जब उसको इतना चार्ज चाहिए तो अब जरा देखिए कंपनी ने आपको उस मोबाइल फोन की बैटरी के साथ एक कंपनी ने चार्जर दिया। जो कंपनी ने आपको चार्जर दिया उस चार्जर में लिखा हुआ था, ये चार्जर की स्पेसिफिकेशन है, 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर एंड 5 वोल्ट। यानी वो जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का है और 1 एम्पियर करंट दे सकता है। तो मैंने ये लिखा ओरिजिनल चार्जर जो कंपनी ने मुझे दिया है, उस ओरिजिनल चार्जर का उन्होंने मुझे करंट दिया है, वोल्टेज दिया। भाई करंट और वोल्टेज से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? अभी मैं सवाल में नहीं जा रहा उसने क्या पूछा है। करंट और वोल्टेज से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? सर आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर कैलकुलेट करना 5 into 1 तो ये बन जाएगा 5 वॉट्स। तो जो ओरिजिनल चार्जर है वो 5 वॉट्स का है। 5 वॉट्स का ओरिजिनल चार्जर आपको दिया हुआ है। बैटरी की रिक्वायरमेंट मैंने कैलकुलेट कर ली है, ओरिजिनल चार्जर की मैंने पावर कैलकुलेट कर ली है। लेकिन जनाब हुआ ये कि कुछ अरसे बाद आपके पास से ना वो चार्जर लॉस हो गया। आज जब चार्जर लॉस हो गया, अब आप दुकान पे गए, आपने बोला यार मुझे दूसरा चार्जर दे दो। अब उस दुकान वाले के पास जो दूसरा चार्जर था ना भाई वो इस स्पेसिफिकेशन का था। तो अब आपको मजबूरन जो दूसरा चार्जर लेना पड़ रहा है उसको मैंने बोला है रिप्लेस्ड चार्जर। रिप्लेस चार्जर, ये जो रिप्लेस चार्जर है इसमें 0.5 into 5 लिखा हुआ है, तो इसको भी वोल्टेज इंटू करंट करूंगा ना तो ये बन जाएगा 2.5 वॉट्स। ठीक है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जिस
चार्जर की पावर ज्यादा है, वो पावर उसकी ज्यादा है ना, तो वो आपके मोबाइल में इतना चार्ज भरने में टाइम कम लेगा, उतना चार्ज भरने में टाइम कम लेगा, इट विल टेक लेस टाइम। ओरिजिनल चार्जर आपके मोबाइल को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, उसकी पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा होने का मतलब पर यूनिट टाइम में वो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा, ज्यादा चार्ज दे देगा पर यूनिट टाइम में, टाइम कम लेगा। तो दूसरा चार्जर आप गलती से लेकर आ गए हो, सर उसकी पावर कम है, और जब पावर कम है तो वो ज्यादा टाइम लेने लगेगा। तो मैंने उन वैल्यूज को देखकर दोनों की पावर कैलकुलेट कर ली। अब जरा सवाल पढ़िए। सवाल में लिखा है कि आप कैलकुलेशन करके बताएं। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने उस इन्फॉर्मेशन से जो जो कैलकुलेट हो सकता था वो मैंने कैलकुलेट किया है, गौर कीजिएगा। सर इससे चार्ज कैलकुलेट हो सकता था और कुछ और हो ही नहीं सकता था, तो मैंने इसका चार्ज कैलकुलेट कर लिया। नए और पुराने चार्जर का करंट और वोल्टेज गिवन है, तो मैं उससे पावर कैलकुलेट कर सकता था। पावर से मुझे ये पता चल जाएगा कि सर जिसकी पावर ज्यादा है सर वो कम टाइम में चार्जिंग कर देगा, जिसकी पावर कम है वो ज्यादा टाइम लगाएगा। अब इन सारी बातों को लेकर वो कह रहा है आपसे कि डिस्कस करें कि सुइटेबिलिटी, आपने जो नया चार्जर लिया है उसकी और जो आपके पास पुराना चार्जर था उसकी, उन दोनों को कंपेयर करके बताएं किसमें फायदा है किसमें नुकसान है, और इसमें से क्या चीज आपके लिए रिस्की है। ठीक है, तो अब्दुल्ला आपके ख्याल में इसके अंदर फायदा क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान तो मुझे साफ नजर आ रहा है सर, पुराना चार्जर जो है ना, और हम आजकल की जिंदगी में हमें तो यही प्रॉब्लम होती है जल्दी से चार्जिंग हो जाए। तो नुकसान क्या नजर आ रहा है सर? नुकसान ये नजर आ रहा है कि पुराना चार्जर सर बहुत जल्दी चार्जिंग कर देता था, और जो मैं नया चार्जर लेकर आया हूँ ये बहुत देर लगाता है। ये तो नुकसान हो गया, डिसएडवांटेज। कोई फायदा होगा अब्दुल्ला आपके ख्याल में? अब्दुल्ला यार कोई फायदा होगा? हाँ सर, जिसकी पावर कम है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग करेगा, और सर अब आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग करेगा ना तो करंट कम देगा। जितना कम करंट, स्लो करंट दे रहा होगा ना, उतना हीटिंग इफेक्ट कम होगा, और हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो बैटरी को जल्दी गर्म नहीं करेगा। बैटरी जल्दी गर्म नहीं होगी, मोबाइल जल्दी गर्म नहीं होगा, आपका चार्जर जल्दी गर्म नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो ये तो मुझे बात समझ में आती है कि तेज चार्जर होता है, जल्दी चार्ज तो कर देता है, करंट ज़्यादा देता है, ज़्यादा करंट पावर ज़्यादा होगी, जल्दी चार्जिंग करेगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा करेगा। और अगर आपने हल्की स्पेसिफिकेशन का लगा लिया तो चार्ज में टाइम तो ज़्यादा लगाएगा लेकिन हीटिंग इफेक्ट कम होगा, तो सर्किट को और चार्जर को नुकसान नहीं होगा। तो अब जरा देखते हैं इन सारी कहानी को आपके मार्किंग स्कीम में उसने किस तरह से लिखा है। तो जरा सुनिएगा। कहते हैं जो आपने चार्जर रिप्लेस किया है और जो ओरिजिनल चार्जर था, दोनों से चार्ज की रिक्वायरमेंट तो 6510 कूलम ही है। ठीक है जनाब, रिक्वायरमेंट में तो कोई तब्दीली नहीं होने वाली, इट इज द रिक्वायरमेंट। जब आपने चार्जर को रिप्लेस कर दिया तो सर वो ज्यादा टाइम लगा रहा है। टाइम ज्यादा लगा रहा है, टाइम ज्यादा लगाने का मतलब मेरे ख्याल में ये एक डिसएडवांटेज है। हमें चाहिए होता जल्दी से चार्ज हो जाए, आप कहीं जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं जल्दी से चार्ज हो जाए, वो बहुत आराम आराम से चार्ज कर रहा है। अच्छा जो नया चार्जर लेकर आए हो सर वो करंट कम दे रहा है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट कम होगा, और जब हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो बैटरी और सर्किट दोनों कम गर्म होंगे, एनर्जी लॉस कम होगा। लेकिन एक और बात जो उसने लिखी हुई है, वो बात भी मार्किंग स्कीम ने लिखी है, तो मैं क्या करूं, लिखा है वो जो फोन है ना बेटा, वो फोन कोशिश करेगा कि तेजी से चार्ज हो, क्योंकि उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो करंट खींचेगा। और कहते हैं जब वो करंट खींचेगा ना तो हो सकता है आपका चार्जिंग प्लग जल्दी डैमेज हो जाए। तो ये वाली बात भी और ऐड कर लीजिए अपने दिमाग में कि जो फोन की स्पेसिफिकेशन है सर उसको उतना ही जो ओरिजिनल चार्जर था उसके अकॉर्डिंगली करंट चाहिए, उसको उससे कम मिल रहा होगा, जब उससे कम मिल रहा होगा तो वो तो खींचेगा ज्यादा, और अब ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा खींचने पर हो सकता है कि आपके वो मोबाइल के चार्जर को जल्दी डैमेज कर दे। अल्लाह, ये मेरे ख्याल में तो यार काफी मुश्किल सवाल इस लिहाज से था कि इसमें ये समझ में नहीं आ रहा था
क्या कैलकुलेट करना है और क्या कमेंट करना है। तो जो मुझे बात समझ में आई वो यही, और मार्किंग स्कीम देख के से बात समझ में आई कि उन्होंने क्या करा है कि जो जो हमने वैल्यूज दिए ना, उन वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके फिर आप ये सारी की सारी बातें बताओ कि जो मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने चार्ज निकाल लिया कि भाई मोबाइल को चार्ज तो इतना ही चाहिए, चाहे आपके पास चार्जर नया हो चाहे पुराना, चार्ज उसको इतनी चाहिए। फिर मैंने देखा ओरिजिनल चार्जर की पावर ज्यादा आ रही है, नए चार्जर की पावर कम आ रही है। पावर का मतलब होता है टाइम, तो एक में कम टाइम लगेगा एक में ज्यादा टाइम लगेगा। जो कम टाइम लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो करंट ज्यादा दे रहा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा देगा। तो ये बड़ा कमेंट्री है, जो याद रख सके तो याद रखिएगा। जल्दी से आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। मेरे ख्याल में ये सवाल हम पहले कर चुके हैं कि करंट टेम्परेचर इंक्रीज। सर अब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नॉट इंक्रीज, क्या चीज इंक्रीज नहीं होती? और ये कॉपर का वायर है, इट इज नॉट थर्मिस्टर, इट इज नॉट थर्मिस्टर। आपको याद है थर्मिस्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन कॉपर में नंबर डेंसिटी कुछ नहीं बढ़ती सर, इसलिए कह रहे हैं नॉट इंक्रीज, तो नॉट इंक्रीज का आंसर बी होगा। ठीक है। अच्छा, अगर यही सवाल थर्मिस्टर के लिए होता तो थर्मिस्टर में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते, थर्मिस्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाती है, पर कॉपर में ऐसा नहीं होता। अच्छा बेटा, ये एम मीटर, इस जैसा सवाल मैं कल करा चुका हूँ, कल ये सवाल करा चुका हूँ मैं, और ये मुझे इसका रिमेनिंग पार्ट भी कल करा देना चाहिए था। ठीक है जनाब, ये पता नहीं इन्होंने पीएमटी वाले ने नीचे डाला है तो मैंने भी, अच्छा इस सवाल को खैर मैं करा अभी भी नहीं रहा। कल जो मैंने ये वाला सवाल कराया था उसके अंदर आर का रिजल्ट आया था 0.009, कल ये आया था, आर इज इक्वल्स टू रॉ लेंथ ओवर एरिया। अब आप जरा देखिए, रेजिस्टेंस कल कैलकुलेट की हुई है, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेडियस गिवन है, लेंथ पूछ रहे, लेंथ पूछ रहे। तो इस सवाल में ऐसी कोई नई बात नहीं है कि मैं कराऊं। तो कल वाला हम सवाल कर चुके हैं, या ना उसमें हमने शंट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट की थी, आज उसी शंट की रेजिस्टेंस से लेंथ कैलकुलेट करा रहा है। अच्छा डी 35 एलडीआर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, काम की बात। सर लाइट तेज होती है ना, लाइट तेज होती है तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाता है, और नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ने की वजह से करंट इंक्रीज हो जाता है। लाइट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट इंक्रीज हो जाएगा। 36 एलडीआर लगा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैंने बढ़ा दी। अभी सवाल हम लोग कर चुके हैं यार, वही सवाल चल रहा है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अलबत्ता ये सवाल मुझे लग रहा है कोई नई चीज है। नई चीज का मतलब अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बेटा ये है, अभी अभी मैंने ऊपर एक टॉपिक आपको पढ़ाया, पोटेंशियल डिवाइडर। क्या होता है पोटेंशियल डिवाइडर? सर अगर दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हो तो उन दोनों में टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, टोटल वोल्टेज का डिवाइड होना, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, एलडीआर की रेजिस्टेंस 750, भाई इसकी रेजिस्टेंस 750 है, ठीक, इस मोटर की रेजिस्टेंस 1000 है, तो किसी एक का नाम मैंने रख दिया R1, किसी एक का नाम मैंने रख दिया R2। 750 ओम है भाई, ठीक है जनाब। मोटर 1000 ओम, एलडीआर 750 ओम। अच्छा, मोटर उस वक्त चल जाएगी, मोटर उस वक्त चल जाएगी जब उसका पीडी 13 वोल्ट होगा, मोटर उस वक्त चल जाएगी जब उसका पीडी 13 वोल्ट होगा, 13 वोल्ट होगा, R1 का वोल्टेज 13 वोल्ट होगा। ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, डिड्यूस वेदर दिस चेंज इन लाइट इंटेंसिटी कॉजेज द मोटर टू स्विच ऑन। तो क्या जो सब कुछ हम ऊपर कर रहे हैं इससे वो स्विच ऑन होगी या नहीं होगी? तो जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी चेंज हुई है, क्या हुई है, लाइट इंटेंसिटी तेज हुई है, तेज होने से, लाइट इंटेंसिटी तेज होने से रेजिस्टेंस 750 पर पहुंची है। और सर अब ये 750 पर पहुंच गई तो जरा सुनिएगा, मैं R1 का वोल्टेज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ।
R1 का वोल्टेज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। R1 का वोल्टेज होता है R1/R1 प्लस R2 इंटू V। सवाल सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, ये फार्मूला कब लगाना है? ओ भाई, कभी भी दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हो, पोटेंशियल डिवाइडर। अब इस पोटेंशियल डिवाइडर में जो वैल्यूज दे रहा है जरा देखना। R1, सर R1 है 1000, R1 1000, R2 750, टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट। इस R1 का वोल्टेज निकालो। अगर ये R1 का वोल्टेज 13 वोल्ट से ज्यादा हुआ, पहले कैलकुलेट करके बताओ बेटा अब्दुल्ला। R1 1000 ओम, R2 750 ओम, R1 का वोल्टेज निकालो। R1 का वोल्टेज अगर 13 वोल्ट से ज्यादा आ गया तो मोटर स्विच ऑन हो जाएगी। 13.7, अगर ये 13.7 पे वोल्टेज आ गया तो मोटर स्विच ऑन हो जाएगी, क्योंकि 13 वोल्ट के ऊपर वो चल जाती है। तो मैंने लिखा है एज 13.7 ग्रेटर देन 13 वोल्ट, सो मोटर विल स्विच ऑन। मोटर स्विच ऑन हो जाएगी फिर। ये सवाल मैं कल करा चुका हूँ। ये सवाल सीधा सीधा पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला पूछ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है। ये सवाल भी मैं कल करा चुका हूँ। ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं। ये सवाल भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है जनाब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का रिलेशन पूछ रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का रिलेशन पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V, कंडक्टर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल v, इन दोनों का आपस में रिलेशन बनाए। अच्छा जी, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। I am ने v। ठीक है जनाब, अब जहां लिखा है I, तो I की जगह हम लोग लिख सकते हैं V/R। I की जगह लिख सकते हैं V/R। ठीक है ना? और अगर आप V/R लिख लेते हैं तो बताइएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का रिलेशन, बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट हो तो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का रिलेशन सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? V इक्वल्स टू IR में से I की वैल्यू निकाली, दैट इज V/R। वोल्टेज को इन्वॉल्व कर लिया। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा इलेक्ट्रॉन उतनी हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहे होंगे। ये सवाल भी 43 में पहले करा चुका हूँ। रेजिस्टेंस की बेस यूनिट भी मैं करा चुका हूँ। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब हम इस शीट को चाहें तो अल्लाह हाफिज कर सकते हैं। ऑल्दो के आखिर के दो सवाल ये बाकी बचे हैं, ये भी मैं करा चुका हूँ। 48 तीसरा सवाल, और ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ तीन ये भी मैंने कराया है। सिर्फ इस शीट के तीन सवाल ऐसे हैं जो मैंने अभी देखा है, जो मैंने आपको नहीं कराया है। ये तीन सवाल, यार ये तीन सवाल अगर आप खुद से ट्राई मार लो, अगर हो जाए ठीक। ये मैं आपको एज अ टेस्ट दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।